हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर कर रहे थे। तो आप लोगों की भारी डिमांड थी कि इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी कराया जाए, जिससे हम अपना जो है एज्यूम कर सकें कि किस टाइप के क्वेश्चन भी बनेंगे और साथ ही साथ हम अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको इन वीडियोज के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। साथियों, आप जानते हैं वीडियो नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे प्राप्त होती है और इसमें हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप में अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको सारा कुछ पीडीएफ के रूप में जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं सब मैटर मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि यहाँ पर सारा टॉपिक कवर किया जाएगा, जो कि आपके जीआईसी लेक्चरर हो, जीडीसी भी और भी कोई भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी अभी जीएस के शिक्षक भर्तियों से संबंधित एग्जाम्स होने हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं 3 मूल्यांकन टेस्ट भी रखता हूँ। करंट अफेयर की डेली क्विज होती है, ठीक है। संडे को अभी कल करंट अफेयर की टेस्ट हुआ है। उसके साथ साथ आपका जो है अभी वेडनेसडे को, फिर फ्राइडे को टेस्ट होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जो है जुड़ सकते हैं। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भैया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में जो है सही कथन कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं हमने इस क्वेश्चन को मतलब इन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर एक आप स्वयं का आकलन लगाएंगे और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर कर दीजिएगा। और कोई आपका सवाल हो तो कमेंट करिएगा और साथ ही साथ जितने क्वेश्चन आपके सही हुआ करें आप उनको लिख करके जो है मैसेज करें। तो अगर आपका पहला क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप कोशिश करें कि पहला क्वेश्चन जैसे ही मैं शुरू करूं आप उसका आंसर नीचे लिख दें, जिससे आप स्वयं तैयार होंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। तो जिस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पौंडचेरी में स्थापित हुई। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो आप देखो यहाँ पर केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं और ना ही 1 ना ही 2। तो देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। अगर हम सही विकल्प की बात करें तो ये है आपका, ठीक है, केवल 1। जी हाँ, अगर हम बात करें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई है। किसकी बात हो रही है? फ्रांसीसी। ध्यान दीजिएगा, वो अंग्रेजों को मत देखिएगा, मैंने बताया है सबसे लास्ट में फ्रांस वाले आए थे, ठीक है। तो ये कब आए थे? 1664 ईस्वी में, इसको ध्यान रखें। और भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पौंडचेरी में स्थापित की गई थी, तो ये गलत है, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें लुई 14वें के मंत्री, कौन? लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इससे जो है कंपनी देश इन देश ओरिएंटेशन कहा गया था, ठीक है। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री जो है 1668 में लगी थी। कब? 1668 में, ठीक है। तो इस तरीके इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 1668 में लिखी थी और वो कहां पर? सूरत में खोली गई थी। कहां पर? सूरत में। तो यहां पौंडचेरी नहीं भैया, ठीक है। इतना आपको जाना चाहिए। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश, क्या हो रहा है? राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? आप यहां पर देखें तो आपको बताना भाई, 4 विकल्प हैं यहाँ पर। 31 दिसंबर 1609, 31 दिसंबर 1606, 31 दिसंबर जो है 1600 और 31 दिसंबर 1601। तो ये आप सब जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। हम लोगों ने इसको कई बार करा हुआ है, आप जानते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये वाला, ठीक है, 31 दिसंबर 1600, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को राजकीय अध्यादेश जारी किया और कंपनी ने सबसे पहले व्यापार की शुरुआत किससे की थी? मसाले वाले द्वीपों से की थी। किससे? मसाले वाले द्वीपों से की थी। 1608 ईस्वी में कंपनी का पहला व्यापारिक पोत सूरत पहुंचा था। यह ध्यान दीजिएगा, कहां? सूरत, ठीक है। इतना आपको यहां पर जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। बंगाल में डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया था? बात हो रही है बंगाल में और बात हो रही है किसकी? डचों की। देखना यहां पर कौन सा कारखाना मतलब रखा था बंगाल में डचों ने, कौन सा कारखाना स्थापित किया था? बंदेज, चिंसुरा, हुगली और श्रीरामपुर, हमने बताया है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो कौन सा है? चिंसुरा। कौन सा है? चिंसुरा। और डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री पीपली 1627 ईस्वी में, ठीक है, स्थापित किया था। और बाद में बालासोर और फिर 1653 ईस्वी में चिंसुरा में प्रमुख डच व्यापार केंद्र खोला गया। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहां पर? पिपली में 1627 में। कहां पर? पिपली में 1627 ईस्वी में, ठीक है, ये स्थापित किया था। बाद में बालासोर और फिर
1653 ईस्वी में चिंसुरा। तो देखें यहाँ पर ना तो बालासोर है ना तो आपका क्या है जो है पिपली है, तो क्या होगा चिंसुरा। ठीक है, इसमें से डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया था बंगाल में, तो यहाँ पर ये चिंसुरा होगा। यहाँ पर गुस्तावुस नामक किले का निर्माण भी करवाया था। तो इस तरीके से आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। बात हो रही असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना की, तो 1835, 1837 और 1839 और 1841। तो बताओ भाई सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प है आपका यहाँ पर सी 1839। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी 1839 में। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी, जो कि जो है स्थापना 1839 ईस्वी में 5 लाख की पूंजी से असम में हुआ था। किस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनते हैं, तो इसीलिए मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो जिससे कि आपको एक आकलन लगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन जो है आपके इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे, तो आप इनको रेगुलर बेसिस पर ध्यान दें। देखो यहाँ पर 1755 डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी। बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, बहुत आसानी से बहुत सरल भाषा में हमने समझाया था। देखिए नटराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का, कृष्णराज, कौन है यहाँ पर हैदर अली। ठीक है, ये है, आंख मूंद करके लगा दो भाई। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इसी तरीके से क्वेश्चन कराए गए। तो यहाँ पर देखें हैदर अली दक्षिण भारत में के जो मैसूर राज्य के सुल्तान थे, और 1755 में फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल कहां पर जो तमिलनाडु में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। इनके समय में यानी हैदर अली के समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769, ठीक है 1769 ईस्वी के मध्य हुआ था। तो इस तरीके से भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार था किस पे। तो हम लोगों ने ये भी देखा हुआ था, प्रथा प्रथा पर, बाल विवाह पर, जाति व्यवस्था पर, सती प्रथा पर। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है जो है जाति व्यवस्था पर। ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार जाति व्यवस्था पर था। उन्होंने कहा ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, यह उनके सिद्धांतों का सार है जो समानता और भक्ति का पर आधारित था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भाई। देखो यहाँ पर प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो पटियाला, अमृतसर, फगवाड़ा और जालंधर। बताना भाई क्या सही है। तो ये है अमृतसर। देख लीजिए, सिंह सभा की जब बात आती है तो अमृतसर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। ठीक है, सिंह सभा को पुनर्जीवित करने हेतु मतलब पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ठाकुर सिंह जो है संघवलिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह ने अक्टूबर 1873 ईस्वी में, कब 1873 ईस्वी में, अक्टूबर 1873 ईस्वी में अमृतसर में पहली सिंह सभा की स्थापना किया था, मतलब जो है स्थापित किया था। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य तो सिख धर्म का प्रचार प्रसार और सामाजिक सुधार था इसका मुख्य उद्देश्य। महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के कागजात कब हस्ताक्षर किए। देखिए यहाँ पर 19 मार्च 1849, 27 मार्च 1849 और 29 मार्च 1849 और 30 मार्च 1849। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प क्या है यहाँ पर। सही विकल्प है आपका सी, जी हाँ 29 मार्च 1849। देखो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर देखें अभी जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम आगे, अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है उनको हम कवर करेंगे, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जितना कराया जा रहा है आप रेगुलरली उनको देखें, उतना आप तैयार करते जाएं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक को बहुत सहजता के साथ कवर किया जा रहा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 29 मार्च 1849 को महाराजा दिलीप सिंह ने विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह को पेंशन देकर के इंग्लैंड भेज दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद डलहौजी ने सिख शक्ति को समाप्त कर पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये चीजें हम लोगों ने देखा था अभी सिख उसमें। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ था। देखो भाई क्वेश्चन ये कराया गया है। तो दोस्त मोहम्मद, नादिर शाह, जमान शाह और शाह शुजा किससे प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर भैया प्राप्त हुआ था किससे, ये शाह शुजा से। किससे, शाह शुजा से। ध्यान दीजिएगा, जो ये सही विकल्प है कोहिनूर हीरा तेलंगाना के गोलकुंडा खदानों से प्राप्त हुआ था। यह जो है नादिर शाह से जो है अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा। कहाँ, नादिर शाह से अहमद शाह अब्दाली के पास, और अब्दाली से शाह शुजा तक पहुंचा था। ठीक है, और 1813 ईस्वी में, कब 1813 ईस्वी में ये जो है शाह शुजा ने इसे रणजीत सिंह को भेंट दे दिया था। ठीक है, और अगर हम बात करें 1849 ईस्वी में डलहौजी ने इसे ब्रिटेन की महारानी को भेज दिया, और अब यह 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक ब्रिटिश म्यूजियम में और 2 महारानी के
मुकुट में। तो आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन, बात हो रही है बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष, ठीक है, लंदन कौन गया था। ठीक है, यहां पर देखें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष जो है लंदन कौन गया था। तो यहां पर देखें अजीमुल्ला खान, तात्या टोपे, उमर पाशा और रंगो बापू जी। बात हो रही है किसकी यहां पर, तो देखिए यहां पर जो सही विकल्प है वो है अजीमुल्ला खान। कौन है? अजीमुल्ला खान, ये आपका सही विकल्प है। यहां पर अगर हम बात करें बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन अजीमुल्ला खान गए थे। ठीक है, अजीमुल्ला खान नाना साहब के प्रधान सलाहकार थे। तो ध्यान दीजिएगा भैया इतना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम भैया साहब, बाबा साहब, नाना साहब, दादा साहब। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं क्या है, यहाँ पर सही विकल्प है भैया आपका डी, यानी नाना साहब। क्या है? नाना साहब। तो नाना साहब का जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1824 ईस्वी में। कब? 1824 ईस्वी में। ठीक है, कहां पर हुआ था? बेड़ूग्राम में हुआ था। और 1827 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने इन्हें जो है गोद ले लिया था। और पेंशन रोके जाने के बाद उन्होंने तात्या टोपे के साथ 1857 ईस्वी में बगावत कर दिया था। कौन? नाना साहब। हम लोगों ने अभी देखा था 1857 की क्रांति में इनका नाम बहुत फेमस था। नीचे दिए गए आपको सही मिलान करना है। गायकवाड़ स्थान का नाम है। ठीक है, होलकर, सिंधिया और भोसले। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर कूट भी दिया हुआ है। इनको हम बहुत सहजता के साथ अगर हम देखें तो गायकवाड़ की जब बात आती है तो गायकवाड़ भैया ये बड़ौदा से संबंध रखते हैं। ठीक है, और होलकर की जब बात आती है तो इंदौर से संबंध रखते हैं। ठीक है, सिंधिया का ग्वालियर से और भोसले नागपुर से। तो अब मिला लीजिए कौन किसके साथ। ए का 3, ठीक है, ए का 3 हो गया और बी का 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद सी का 1 हो गया और डी का 2 हो गया। बिल्कुल ये पहला वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। तो ये देखो इस तरीके से थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, क्योंकि गायकवाड़ बहुत फेमस है, बड़ौदा संबंध, होलकर बहुत ज़्यादा फेमस है। जब होलकर का नाम आता है, इंदौर की महारानी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का नाम आता है तो उनको आप देख सकते हैं। सिंधिया का जब नाम आता है तो सिंधिया आप अभी वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार से है, तो यहाँ पर ग्वालियर से संबंध है। तो इस तरीके से भी आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा करके इनको याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी? किसने? क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी जो है अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी? तो मेजर कूट, वाटसन, हॉलवेल, मेजर ड्रेक। तो देखो भाई इसमें जो सही विकल्प है वो है भैया ये मेजर कूट। कौन? मेजर कूट। ध्यान दीजिएगा, बिहार के हिंदू शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने मेजर आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। ठीक है, मीर जाफर को उस समय लोग क्लाइव का गीदड़ कहते थे। आप जानते हैं किसने धोखा दिया था? किसने? मीर जाफर। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी दी थी कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो देखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स, जीबी मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, हेनरी डुडास। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है ये जीबी मैकाले। किसने? जीबी मैकाले ने कहा था, ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। भारतीय दंड संहिता की पांडुलिपि मैकाले ने ही लिखी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, डलहौजी से पहले की हड़प नीति किन पर लागू की गई थी? ठीक है, मांडवी, कोलाबा, जालौर, सूरत, उपरोक्त सभी। तो देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी वाला, यानी इन पर, सब पर। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1834 ईस्वी में यह नीति लागू की थी। कब की थी? 1834 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 1834 ईस्वी में। और 1839 ईस्वी में मांडवी और 1840 ईस्वी में कोलाबा व जालौर और 1842 ईस्वी में सूरत पर यह हड़प नीति लागू कर दी गई थी। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इससे आपको आकलन लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ लोगों के सवाल थे कि सर आप जो है बहुत डीप तो नहीं पढ़ा रहे हैं, और अब आप सोचिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इससे आकलन लगेगा। ध्यान दें, आपकी तैयारी को लेकर के आपसे ज़्यादा मैं स्वयं जो है बहुत ज़्यादा इस बात को समझता हूँ, और उसमें कोई भी कोर कसर आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए जितना आपको कराया जा रहा है आप आंख मूंद करके उतना तैयार करते जाएं, बिल्कुल बिंदास रहें। देखिए यहाँ पर सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम का भारत में विलय, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड।
नाम जब आता है यहाँ पर तो सही विकल्प है आपका सी, कौन, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत आए। उनके काल में सिक्किम पर उसने जो है उसी के काल में सिक्किम पर अधिकार किया इसने। और 1850 ईस्वी में अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार के आरोप पर सिक्किम को ब्रिटिश के नियंत्रण में ले लिया गया। ठीक है, ब्रिटिश के नियंत्रण। डलहौजी के समय ही पंजाब जो कि 1849 ईस्वी में, वर्मा, लोअर बर्मा जो कि 1852 ईस्वी में इसका भी विलय कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सर जॉन सोर की नीति को किस नीति के रूप में दर्शाया गया? तुष्टीकरण, कुशलता, आक्रमणीयता, गैर हस्तक्षेप, फूट डालो व शासन करो। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है गैर हस्तक्षेप। देखें यहाँ पर भारत में सर जॉन सोर की नीति को गैर हस्तक्षेप की नीति के नाम से जाना जाता है। कुशल आक्रमणता की बात करते हैं तो लॉर्ड लॉरेंस का नाम आता है। ठीक है, शानदार निष्क्रियता। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन का संबंध किससे? तुष्टीकरण से आता है। लॉर्ड कर्जन का इससे नाम आता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, तो यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन द्वारा हिंदू मुस्लिम संबंधों में दरार पैदा इसने कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अवध का उत्तर पश्चिम प्रांत में एकीकरण कब हुआ था? बात हो रही अवध का उत्तर पश्चिम प्रांत में एकीकरण कब हुआ था? तो 1860, 1877, 1880, 1901। यहाँ पर आप आंसर आंसर्स लिखते रहें कमेंट बॉक्स में, कितने क्वेश्चन कौन सा किसका कौन सा आंसर हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 1877 है सही विकल्प। ठीक है, 1856 ईस्वी में अवध को चीफ कमिश्नर के अधीन किया गया था। उसके बाद 1877 ईस्वी में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत में मिला दिया गया था। कब? 1877 ईस्वी में। इसके बाद यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात, क्या अस्थायी दुख भरी रात कहा था? नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्य भारती। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये वाला पहला। ठीक है, नवीन चंद्र सेन जी ने ये बात कही थी। ये बंगाली कवि है नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध के परिणाम को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, यह निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है। तो क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बनना। तो इस तरीके से डेट्स दे देगा और आपको कहेगा भैया बताओ। ठीक है, मिलान करो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कूट का, तो कूट में अगर हम देखें तो यहाँ पर सही है ये वाला। ठीक है, 3, 1, 2। तो 3 में अगर हम बात करें तो बात सबसे पहले किसका नाम आता है? बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। कब? 22 अक्टूबर। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 में। और उसके बाद फिर नंबर आता है पहला का, क्लाइव का पुनः भारत आगमन। क्लाइव दोबारा भारत आता है कब? 1765 में। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद फिर नंबर आता है इलाहाबाद की संधि का। इलाहाबाद की संधि कब होती है? ये भी 1765 में ही होती है। ठीक है, लेकिन ये 16 अगस्त डेट था। कब था? डेट 16 अगस्त था। तो इतना आपको जानना चाहिए। और उसके बाद वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना, ये क्या है? वारेन हेस्टिंग का गवर्नर बनना 1773 ईस्वी में। कब? 1773 ईस्वी। तो यहाँ पर इतनी चीजें आपको जानना चाहिए। तो आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है भाई, 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? किस पर? पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? देखो यहाँ पर दौलत राव लिधिया और बाजीराव सेकंड, अप्पा साहेब, मल्हार राव होलकर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बाजीराव सेकंड। क्या है? बाजीराव सेकंड। 13 जून 1817 ईस्वी को पुणे की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? पुणे की, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर जिस पर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किया था। किसने हस्ताक्षर किया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किया। और इनके द्वारा मराठा संघ भंग कर दिया गया। भंग किया गया, मराठा संघ जो है भंग कर दिया गया था। ठीक है, भंग कर दिया गया और पेशवा का नेतृत्व समाप्त हो गया। पेशवा को अहमदनगर का दुर्ग, बुंदेलखंड और मालवा तथा शेष भारत का अधिकार कंपनी को देना पड़ा तथा पूना में अंग्रेजी सेना रखने की अनुमति भी पेशवा को देनी पड़ी। तो इतना यहाँ पर जान सकते हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर सफदर जंग, क्या है? सफदर जंग के पश्चात निम्न में से कौन एक अवध के नवाब बने? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, बुरहान उल मुल्क, हैरत खान। तो सही विकल्प क्या है भाई? सही विकल्प है आपका शुजाउद्दौला। जितने क्वेश्चन जो क्वेश्चन का आंसर हो
आप उनको लिखा करें कमेंट में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1764 ईस्वी में सफदर जंग की मौत के बाद ही शुजाउद्दौला को फैजाबाद की नवाबी मिली थी, ठीक है। तो वह पीढ़ी का तीसरा नवाब था जो फैजाबाद रहा। उसके बाद के नवाबों ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। शुजाउद्दौला सही मामले में पहला नवाब था जिसने नवाबी तहजीब को साकार भी किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम कौन थे? देखो यहाँ पर नीदरलैंड, ब्रिटेनवासी और पुर्तगाली या फिर जो है फ्रांसीसी, आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया पुर्तगाली, ठीक है। भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम पुर्तगाली थे, ठीक है। उन्होंने गोवा में प्रथम मुद्रणालय जो है स्थापित किया। प्रारंभ में ये केवल बाइबल ग्रंथ की प्रतियां छापते थे, यानी प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट था, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। तो ये पुर्तगाली जो है यहाँ पर इसको लाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? यहाँ पर देखिए गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुच्चा सिंह, ये सभी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी, कौन? ये सभी। तो यहाँ पर रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जून 1839 ईस्वी में, कब? 1839 ईस्वी में यहाँ पर जो है उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा। इस समय दो विरोधी दलों, खास करके संगवालिया सरदार चैत सिंह और अतरा सिंह, लोहना सिंह और डोगरा बंदियों की प्रतिबद्धता के कारण पंजाब में क्या होती है? अराजकता फैल जाती है, ठीक है। खड़ग सिंह की मृत्यु के बाद संघावालिया दल ने नौनिहाल सिंह तथा उनकी माता चांद कौर का समर्थन किया। डोगरा बंधुओं ने रणजीत सिंह के पुत्र जो शेर सिंह था उसका समर्थन किया था। तो यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कार्नवालिस, एलनबरो, एमहर्स्ट, ऑकलैंड। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका सी, एमहर्स्ट। देखो भाई ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर सामने आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वही आपको मिले। जो डिस्कस किया जाता है उसको भी आप ध्यान दें, और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन ना किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को इनहेंस करिए, टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, क्विज दीजिए रेगुलर। यहाँ पर सही विकल्प क्या है? एमहर्स्ट। तो अगर हम बात करते हैं एमहर्स्ट की, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। तो ये आपको डेट भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का रंगून पर अधिकार हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वंचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या सही है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। वारेन हेस्टिंग द्वारा ठेकेदारी पर आधारित भू राजस्व की व्यवस्था के कारण बंगाल की भूमि व्यवस्था का पतन होने लगा था। किसानों का शोषण काफी बढ़ गया था क्योंकि भू राजस्व की नीलामी आरंभ हो गई थी। इससे क्या हो रहा था? किसान की स्थिति बद से बेहतर होती जा रही थी। गरीबी और भुखमरी चारों तरफ व्याप्त थी। इसी परिस्थिति में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्परिणाम के कारण 1/3 बंगाल जो है वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन 1885, ठीक है। 1885 में भारत सरकार के वित्त सदस्य थे। तो देखो यहाँ पर वित्त सदस्य की बात कर रहा है तो ऑकलैंड, कॉल्विन, जेम्स एम मेस्टन, अल्फ्रेड सी लॉयल, एंटोनी पी मैकडोनल। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सही है ऑकलैंड कॉल्विन। ये है ऑकलैंड कॉल्विन, ठीक है। ये आपका सही विकल्प है। 1885 में भारत सरकार के वित्त सदस्य ऑकलैंड कैल्विन। 1883 से 1887 तक भारत के वायसराय के परिषद में वित्त सदस्य थे, ठीक है। क्या थे? वित्त सदस्य थे। इस अवधि के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये है किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली। अभी देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। तो अभी हम लोग 2 वीडियो और बना करके, 2 वीडियो के माध्यम, 2 क्लास के माध्यम से हम लोग जो भी अभी आपके जो है मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित और भी चीजें हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जहां से आपको कम 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही सकते हैं।
तो उसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो जो है अगर हम बात करते हैं इनकी, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1789 ईस्वी में सर जॉन शोर ने भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करके नई भू पद्धति की रूपरेखा सामने रखी। ठीक है, जो 22 मार्च 1793 ईस्वी को अस्थायी बंदोबस्त या स्तमरारी या जागीरदारी या विश्वेदारी के रूप में स्थापित की गई और कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1873 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को बंगाल में लागू कर दिया गया। और इसके थ्रू जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था कि टैक्स देना था। कितना? आप देखें तो 10/11वां भाग। ठीक है, भूमि कर का 10/11वां भाग कंपनी को दिया जाता था, 1/11वां भाग जमींदार को प्राप्त होता था। सोच के देखो किस लेवल का टैक्स था। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ है पहले भी। तो फरवरी 1756, सितंबर 1856, फरवरी 1757, अप्रैल 1757। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर सी, फरवरी 1757। ध्यान दीजिएगा, अलीगढ़ की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए तथा कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई। नवाब ने 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में भी दिए थे। देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट को सही उत्तर आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालवाई की संधि, मद्रास संधि, हमने सब पढ़ा हुआ है सारे संधियों को। तो यहाँ पर आप इनको देखें तो यहाँ पर कूट सही है 4, 2, 1, 3। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो है क्या होगा, 4, इसका 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद इसका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इलाहाबाद की संधि, हम सब जानते हैं कब, 1765 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद सालबाई की संधि कब हुई थी, 1782 ईस्वी में, और उसके बाद मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम छापाखाना। देखो हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें कवर करनी, इसलिए घबराए नहीं। जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इनको करें, और थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या हमने 40 रखा हुआ है, आप उनको 40 से 45 के बीच में क्वेश्चन रखेंगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। क्योंकि आपका एग्ज़ाम निकट है और आपको पूरे प्रॉपर तरीके से तैयारी करना, तो थोड़ा सा धैर्य बनाओ और मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम छापाखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया? गोवा, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। देखो यहाँ पर बात हो रही किसका, भारत का प्रथम छापाखाना के। भारत में प्रथम छापाखाना गोवा में, आप सब जानते हैं किसने किसने बनाया था, किसने, बताओ। पुर्तगालियों ने। ठीक है, भारत में प्रथम छापाखाना 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने, कब, 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा भैया बनाया गया था। कहाँ पर, हम सब जानते हैं कि जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने 1439 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया और इनका जन्म जर्मनी के मेंस नामक स्थान पर हुआ था। बट यहाँ पर हमारे यहाँ 1556। आगे देखो अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर। आप बताओ भैया, यहाँ पर है ये देखो कथन ए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भूभाग जो है भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए। देखो भैया यहाँ पर ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ये गलत है किंतु आर सही है। तो इस तरीके के अगर हम यहाँ पर देखें तो सही आंसर ज़्यादातर 95% केसेस में ये वाला होता है। जहाँ ना समझ में आए इसको लगा के चले आइएगा। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें जैसे स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस आज जगहों पर, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, और उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था, हम सब ने बड़े अच्छे तरीके से इनको देखा था, अलग अलग इनकी टैक्स पढ़ा ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया? हंटर आयोग, हटांग, स्टेची, इंडिगो आयोग। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी।
क्या है? सी, स्टेची आयोग। ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें भारतीय दुर्भिक्ष संहिता, जो कि 1883 ईस्वी में, कब? 1883 ईस्वी का निर्माण स्ट्रेची आयोग की सिफारिश पर किया गया था। किसकी? स्ट्रेची आयोग की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक, देखो यहाँ पर अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, घबराइएगा नहीं। ठीक है। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड यहाँ पर डलहौजी, ये सब है। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, लॉर्ड रिपन। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है। लॉर्ड रिपन एक जनतांत्रिक चेतना वाले व्यक्ति थे। ठीक है। उन्होंने 1882 में, कब? 1882 ईस्वी में, ठीक है, 1882 में एक प्रस्ताव पारित कर स्थानीय शासन के लिए कुछ प्रावधान किए, जैसे स्थानीय बोर्ड को कार्य करने तथा आय के साधन दिए गए और सरकारी बोर्डों का गठन किया गया। ठीक है। सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति कार्यों की समीक्षा करने तक ही सीमित कर दी गई। उनके द्वारा हंटर आयोग का गठन किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति हुई और 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन एक्ट जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो कर्नल सेटलिंगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्बास, कर्नल वैलेंस। तो भाई बताओ सही विकल्प। और अगला है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उपरोक्त सही ही सही है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं था जिसने विद्रोह में जो है, विद्रोह से जिनका नाम जुड़ा हो। उपरोक्त में से कोई भी व्यक्ति 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी है, ठीक है, महारानी की 1858 की उद्घोषणा को एक विशेष दरबार में पढ़ा गया। आपको उसको बताना है कौन? दिल्ली, जो है कलकत्ता, लखनऊ और इलाहाबाद। ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है भैया ये वाला। ठीक है। 1858 की घोषणा, ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद, यानी जो अभी वर्तमान में प्रयागराज है, के मिंटो पार्क में रानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को पढ़ा। यह घोषणा पत्र 1857 के विद्रोह का प्रतिफल था, जिसको अभी हम लोगों ने देखा हुआ था। उसके बाद यह भरोसा दिलाया गया कि भारतीयों के साथ जाति, धर्म, रंग और प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भारतीय राजाओं को यह विश्वास दिलाया गया कि उनकी प्रतिष्ठा, अधिकार और गरिमा का सम्मान किया जाएगा और उनके अधीनस्थ क्षेत्रों पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पर एक भरोसा टाइप का देने का प्रयास किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान दी? देखो यहाँ पर दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी और शिशिर कुमार घोष, हरीश चंद्र। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो हम लोगों ने आपको जो है सन्यासी विद्रोह और सारी चीजों को देखा। तो यहाँ पर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। यहाँ पर देखें, बंगाल के उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास में आनंद मठ, हम लोगों ने देखा था, कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित रखा। यह आंदोलन 1763 ईस्वी में, कब हुआ था? 1763 ईस्वी में। ठीक है। किंतु 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक जो 1800 ईस्वी तक चलता रहा। ठीक है। इस विद्रोह का कारण जो है तीर्थ यात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने का प्रतिबंध लगाया जाना था। सन्यासी मुख्यतः हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासी थे, जो कभी मराठों, राजपूतों तथा बंगाल और अवध के नवाबों की सेनाओं में सैनिक थे। इस आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों की समान भागीदारी थी इस आंदोलन में। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, किसने 1840 ईस्वी के करीब जो है कूका आंदोलन, देखो इसको हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, को आरंभ किया था? गुरु राम सिंह, भगत जवाहर मल, जो हरि सिंह नलवा, दादू मियाँ। देखो हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्रों है भगत जवाहर मल। ठीक है। क्या था? भगत जवाहर मल। कूका आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप धार्मिक था, जिसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वासों को दूर करना था। परंतु बाद में यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को बाहर निकालना। इस आंदोलन की शुरुआत सियान साहब के नाम से चर्चित भगत जवाहर मल ने 1840 ईस्वी में किया था। ठीक है। इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर संथाल विद्रोह। देखो हम लोगों ने सारे विद्रोह पढ़े हैं भाई, ठीक है, तो इसलिए आप उनको हल्के में बिल्कुल भी ना लें। दामिन एक कोह का क्या अर्थ है? जो संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एक कोह का क्या अर्थ है? संथाल जनजाति का संगठन, संथालों द्वारा उठाई गई मांगे, राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन, गैर जनजातीय लोग। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी, राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीनें जो थी उसके लिए है।
ठीक है, चूंकि आप जानते हैं कि इन जनजातियों की जो जमीनें थी, दामिन एक कोह जो कि भागलपुर बिहार में राजमहल पहाड़ियों के पास जमीन को कहा जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा इन दामिन एक कोह का निर्माण संथालों को बसाने के लिए किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस क्षेत्र में संथालों को बसाने का उद्देश्य उनके द्वारा इस क्षेत्र में से वन क्षेत्र को साफ करवाना तथा कृषि कार्य करवाना था, जिससे अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों में दिए गए आपको बताना, देखो रंपा विद्रोह, पावना बंगाल नील विद्रोह, जयंतिया विद्रोह सब आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो आपको बताना सन इस तरीके से सुमेलित करके आ जाएगा भैया। तो लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिए, इसीलिए मैंने इस टाइप का प्रैक्टिस सेट रखा है कि आपको एक बार मतलब आई ओपनर के रूप में आपको साबित हो और आपको देखें कि जो कराए जा रहे हैं वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सही कूट है वो है भैया आपका बी, ठीक है, ये वाला 2 4 1 3 ये वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर 4, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 3। तो देखो यहाँ पर अगर रंपा विद्रोह की बात करते हैं तो 1879 से लेकर के 1880 के मध्य हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 के मध्य, ठीक है, 1873 से 76 के मध्य। और उसके बाद बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 के मध्य। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 के बीच। तो ये आपका कुछ जो है यहाँ पर विद्रोह रहे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किससे विरुद्ध किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, सांप्रदायिकता। तो भाई बताओ सही विकल्प यहाँ पर जो सही है वो है आपका ये, किससे? मंदिरों में भ्रष्टाचार, ठीक है, उस समय भी। तो यहाँ पर 1924 ईस्वी का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन का संबंध मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार से था। बंगाल के तारकेश्वर नामक स्थान पर मंदिर के महंत के खिलाफ भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह सत्याग्रह तीर्थयात्रियों द्वारा किया गया था। इनका जो है स्वामी सच्चिदानंद द्वारा गिरफ्तारी देकर विरोध किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस एक अवधारणा पर अवलंबित है? ईश्वर एक सृष्टि का केंद्र है, पोप इस सृष्टि का केंद्र है, मनुष्य इस सृष्टि का केंद्र है, उपयुक्त में से कोई नहीं। पुनर्जागरण काल, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है भाई वो है आपका सी, मनुष्य इस सृष्टि का केंद्र है पुनर्जागरण काल में, ठीक है। पुनर्जागरण काल इस अवधारणा पर आधारित था कि मनुष्य इस सृष्टि का केंद्र है। 14वीं से 16वीं ईस्वी जो है शताब्दी में यूरोप में एक नई चेतना जागृत हुई थी। इस चेतना ने मनुष्य को मध्यकालीन अंधकार से निकाल करके आधुनिक सामाजिक एवं वैज्ञानिक युग का सूत्रपात किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 1891 के हिंदू विवाह अधिनियम की स्वीकृति को पूरा कराने में निम्नलिखित में से कौन सहायक था? देखें यहाँ पर जो सही विकल्प आपको बताना है, देखो बेहरा राम जी मालाबारी, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है भाई जो सही विकल्प है वो है मेहराम जी माला बारे, ठीक है, मेहराम जी बाला बारे। तो यहाँ पर देखिए एक समाज सुधारक थे, इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया दो ये जो है नामक पत्र का संपादन किया था। ये हिंदू विवाह अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई? 12 वर्ष, ठीक है, नहीं तो पहले गोद में लेकर के ब्याह हो जाता था। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया? अभी आप लोगों को बताया गया था भैया, ध्यान देना। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, तो सही विकल्प है ये वाला, ठीक है, आर्य समाज। पढ़ा होगा तो आराम से आंसर कर जाएंगे, ठीक है। जो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की था। इसका नारा था कि भारत भारतीयों के लिए, और एक और नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और आर्य समाज ने 1863 ईस्वी में शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। कब? 1863 ईस्वी में भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें, निम्नलिखित समाज सुधारकों को उनकी जन्म तिथि के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो भैया ऐसा भी दे देगा क्वेश्चन, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो कूट आपका सही है ये वाला, ठीक है। तो देखें यहाँ पर देवेंद्र नाथ टैगोर, जिनका 15 मई, कब? 15 मई 1817 में। कब? 15 मई 1817 में। दूसरा, उसके बाद दयानंद सरस्वती का नंबर आता है 12 फरवरी 12 फेब 1824 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद महादेव गोविंद रानडे 18 जनवरी 1842, ठीक है, 18 जनवरी 1842, ठीक है।
ये डेट देख लो, रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर, उसके बाद ये देखो बाबा राघव दास, तो इनका है 12 दिसंबर 1896, 12 दिसंबर 1896। तो इस तरीके से इनकी डेट ऑफ बर्थ है जिनको आपको ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और उम्मीद करते हैं इनसे आपको एक आकलन मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे और जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना कारगर है। तो अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप करके इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर जो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ और टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, बिंदास अपनी तैयारी करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।